मूवी की शुरुआत में हमें 5000 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहां खंदक राज्य में एक क्रूर राजा था जो बहुत ही निर्दयी था और उसने वहां लोगों को गुलाम बना रखा था और उनसे वो खुदाई करवाता था। दरअसल वो एक ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे जादुई शक्तियां दे सकती थी। वो चीज थी एटर्नियम, जिसकी मदद से वो राजा पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। और वो एक ऐसा ताज बनवा रहा है जिसकी मदद से वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। अब यहाँ उसके एक गुलाम को खुदाई के दौरान वो एटर्नियम मिल जाता है, जिससे दूसरे सभी गुलाम उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ एक लड़का होता है जो उसकी मदद करता है और साथ ही दूसरे गुलामों को उस राजा से बगावत करने और अपनी आजादी वापस पाने के लिए उन सबसे कहता है। लेकिन राजा का एक सिपाही उस एटर्नियम को उस गुलाम से छीन लेता है और उस गुलाम को मार डालता है। और उसके बाद वो उस लड़के को भी पकड़ लेता है जो कि सभी गुलामों को राजा के खिलाफ उकसा रहा था। अब राजा उसे सजाए मौत देता है, लेकिन जब उसे मारा जाता है तो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और एक दूसरी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे देवता होते हैं। वो उस लड़की की हिम्मत से खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि अब अगर वो शाज़ेम पुकारेगा तो उन सभी देवताओं की शक्तियाँ उसमें आ जाएंगी और वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। और जब वो लड़का ऐसा करता है तो उसमें बहुत से पावर्स आ जाते हैं और उसके बाद वो बड़ा होकर उस राजा के राज्य में जाता है और वहाँ उसे मारकर पूरे खंदक को ही तबाह कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम खंदक शहर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और यहाँ पर एक गैंग का दबदबा है जिसका नाम क्रिस्टोफर गैंग है, जो वहाँ लूटपाट से लेकर सभी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और वो आज भी उसी ताज की तलाश में है जिसे उस राजा ने 5000 साल पहले बनवाया था। और वो ताज आज भी खंदक में ही कहीं दफन है। अब वहीं हम एड्रियाना को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो भी उसी ताज को तलाश कर रही है। अब एक दिन एक गुफा में एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है, लेकिन जो उसका साथी होता है उसका नाम इस्माइल होता है। दरअसल वो उस गैंग का मेंबर होता है। अब वो अपने साथ आए एक साथी को मार डालता है और अपने दूसरे साथियों को गुफा में बुलाता है। अब वो सभी एड्रियाना को पकड़ लेते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना को जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और जब वो उसे पढ़ती है और शाज़ेम कहती है, तब वहाँ एंट्री हो जाती है ब्लैक एडम की, जहाँ वो सभी को मार गिराता है। लेकिन वहाँ इस्माइल मरने का नाटक करता है जिससे कि वो बच जाता है। क्योंकि एड्रियाना की वजह से ब्लैक एडम लौटा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता। अब जब ब्लैक एडम बाहर आता है तो एक गैंग उसी एटानियम से बने एक वेपन से ब्लैक एडम पर अटैक करती है, जिससे ब्लैक एडम को चोट लगती है और उसे बहुत तकलीफ भी होती है। दोस्तों, इससे सबको अंदाजा हो जाता है कि किसी एटानियम की मदद से ब्लैक एडम को मारा जा सकता है। अब ब्लैक एडम उस शख्स को मार डालता है, लेकिन यहाँ एड्रियाना की नजर ब्लैक एडम पर पड़ती है जो कि इंजर्ड हो चुका है। और तब एड्रियाना उसे अपने घर ले आती है। अब जब ब्लैक एडम की आंख खुलती है तो वो वहाँ एड्रियाना के बेटे को देखता है और उसे ब्लैक एडम की कहानी पता होती है, इसलिए वो ब्लैक एडम से कहता है कि वो 5000 सालों से उसी गुफा में कैद था। क्योंकि अब जब एक गैंग ने यहाँ आतंक मचा रखा है, इसलिए अब वो शहर की मदद करने वापस आया है। लेकिन ब्लैक एडम उससे कहता है कि सालों पहले ये शहर उसका हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है और अब उसे इस शहर से कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद वो वहाँ से बाहर आकर पूरे शहर का मुआयना करता है। अब उसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो सुपर हीरोज और सुपर विलन्स पर नजर रखती है और उसका काम इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का है, जिससे आम इंसानों को कोई तकलीफ ना हो। अब वो वहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है और अगर उसकी सटक गई तो वो इस शहर की वाट लगा देगा। इसलिए अब हॉकमैन कुछ और सुपर हीरो को मिलाकर एक टीम बनाता है ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए। इधर क्रिस्टोफर गैंग एड्रियाना के घर वो ताज ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ ब्लैक एडम आकर उसे बचा लेता है। अब वो वहाँ उन लोगों को मार रहा होता है कि तभी हॉकमैन की टीम वहाँ आ जाती है और वो ब्लैक एडम पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी ब्लैक एडम उन सब पर भारी पड़ता है। ये सब जस्टिस सोसाइटी की टीम के सदस्य हैं जो कि अब हॉकमैन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक एडम को वो पकड़ने में फेल हो जाते हैं और अब ये सब एड्रियाना से ब्लैक एडम को पकड़ने में उसकी हेल्प मांगते हैं। लेकिन एड्रियाना उन्हें ये कहकर हेल्प करने से मना कर देती है कि जब वो सब लोग कहाँ थे जब उस पर गैंग ने हमला किया था और उसने उन्हें पहली बार देखा है। लेकिन वो सब बताते हैं कि जिसे वो मसीहा समझ रही है, दरअसल वो बहुत ही खतरनाक इंसान है और बरसों पहले उसने शहर को शमशान बना दिया था। अब उनके बहुत समझाने पर एड्रियाना उनकी हेल्प को तैयार हो जाती है और वो सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो बात कर अपना मामला निपटाए। और इधर इस्माइल एड्रियाना के घर पहुंच जाता है उसी ताज की तलाश में। लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी उसे वो ताज नहीं मिलता, इसलिए वो एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेता है। लेकिन बड़ी चालाकी से एड्रियाना का बेटा उसकी मॉम को कॉल कर ये जानकारी देता है कि उसे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। अब एड्रियाना उसके बेटे को बचाने के लिए जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है और वो सब उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। इसी बीच हॉकमैन क्रिस्टोफर गैंग के 2 मेंबर को पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को रेगिस्तान में एक जगह पर बंदी बनाकर रखा है। और जब ब्लैक एडम और ये सब वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टोफर गैंग का लीडर और कोई नहीं, इस्माइल खुद ही है।
और सभी गैंग के मेंबर उसके लिए ही काम करते हैं। अब वो एड्रियाना से वो ताज मांगता है और कहता है कि अगर वो उसे नहीं मिला तो वो उसके बेटे को मार देगा। और उसके बाद एड्रियाना वो ताज उसे दे देती है, लेकिन ताज मिलने के बाद भी इस्माइल उस पर गोली चला देता है। और जब ये ब्लैक एडम देखता है तो वो तेज स्पीड से भागकर एड्रियाना के बेटे को बचा लेता है और इस्माइल को वहीं पर जलाकर मार डालता है। उसके बाद वो हॉकमैन को एक राज बताता है। वो बताता है कि 5000 साल पहले जिस लड़के ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और जब उसे वो मारने वाला था तब उसका बेटा कहीं गायब हो गया। इसलिए उन्होंने उस पर और उसकी बीवी पर बहुत जुल्म किए। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया और इसी की वजह से उसकी बीवी ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसका बेटा उसके सामने आया जिसके पास बहुत सारे पावर्स थे और वो सारे पावर्स उसने उसे दे दिए। लेकिन राजा के सिपाही हर वक्त उन पर नजर रखते थे और जब उन्होंने उसके बेटे को वहां देखा तो उन्होंने उसे मार डाला। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी पावर्स मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और मैंने उस राजा को मार दिया और ना चाहते हुए भी पूरे शहर को मैंने तबाह कर दिया, जिसकी वजह से उन देवताओं ने उसे उस गुफा में कैद कर दिया जिसने उसके बेटे को ये सभी पावर्स दी थी। लेकिन जब एड्रियाना ने शाज़ेम कहा तब वो फिर से जिंदा हो गया। वो उनसे कहता है कि उसे हमेशा उसके शहर को तबाह करने का अफसोस है, इसलिए वो अब उसी पावर्स त्याग कर सरेंडर करना चाहता है। और उसके बाद वो शाज़ेम कहता है, जिससे वो फिर एक बार अपने नॉर्मल अवतार में आ जाता है जिसके पास कोई पावर्स नहीं होती। और अब जब तक वो शाज़ेम वापस नहीं बोलेगा तब तक वो पावर्स वापस उसे नहीं मिलेगी। इसलिए वो हॉकमैन से कहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि वो ये वर्ड्स कभी बोल ही ना पाए। और उसके बाद वो ब्लैक एडम्स को पानी के नीचे बने एक जेल में डाल देते हैं और उसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो कभी कुछ बोल ही ना पाए। उसके बाद हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और अब हेल में है। दरअसल मरने का भी पूरा प्लान इस्माइल का ही था, क्योंकि वो शुरू से जानता था कि जब वो उसे ताज को पकड़ेगा तब उसे कोई मार दे ताकि वो हेल में आकर वहाँ के शैतान से वो शक्तियाँ हासिल कर सके। इसलिए उसने जानबूझकर ब्लैक एडम को उकसाया और एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाई ताकि ब्लैक एडम उसे मार दे, और हुआ भी वही। अब हेल का शैतान उसे सारे पावर्स दे देता है और अब इस्माइल उस ताज के साथ सबाक बन जाता है जो कि वो सालों पहले वाला राजा था। अब सबाक खंदक में आकर तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर हॉकमैन की टीम उस पर हमला करती है। लेकिन सबाक बहुत ताकतवर होता है जिससे कि ये पूरी टीम उसका सामना नहीं कर पाती। अब सबको समझ में आ जाता है कि सबाक को ब्लैक एडम के अलावा कोई और नहीं हरा सकता। इसलिए अब वो स्वयं से ब्लैक एडम को ये मैसेज देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, जिससे वो वहाँ से आजाद हो जाता है और वहाँ के सोल्जर्स को मारकर पानी के बाहर आता है। और बाहर आते ही वो शाज़ेम कहता है और उसके इतना कहते ही उसकी पूरी पावर्स उसको वापस मिल जाती है। इधर डॉक्टर फेड जो कि जस्टिस सोसाइटी के मेंबर होते हैं लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और हॉकमैन भी सबाक के आगे कमजोर पड़ जाता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक एडम की, जहाँ सबाक और उसमें घमासान लड़ाई होती है और एट द एंड ब्लैक एडम सबाक के सर के 2 टुकड़े कर उसे मार डालता है। और सबाक के मरते ही खंदक में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और खंदक के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मान लेते हैं। उसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जो एक स्क्रीन की मदद से ब्लैक एडम से बात करती है। वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर लोगों ने उसे अपना मसीहा मान लिया है तो वो उसी शहर में रहे और वहाँ के लोगों की रक्षा करे, लेकिन कभी भी वो शहर से बाहर ना निकले। ब्लैक एडम उससे कहता है कि उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता और वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। वो औरत उससे कहती है कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो उनकी दुनिया से नहीं है और उससे ब्लैक एडम को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन ब्लैक एडम इतना सुनते ही उस स्क्रीन को ही नष्ट कर देता है और तभी उस धूल के गुबार से बाहर निकलता है सुपरमैन। और इस सीन पर तो फ्रेंड थिएटर में मानो आग ही लग गई थी। सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए और इसी धमाकेदार क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मतलब आगे आप समझ ही गए होंगे कि अब डीसी की इस दुनिया में और बवाल होने वाला है, जहां अब एक और सुपर हीरो की एंट्री यहां पर हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।